बिल्कुल देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और किसी भी वक्त जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, आज दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज दोपहर 2 बजे, जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सबकी नजर है तारीखों पर और आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद देश में आचार संहिता लग जाएगी। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार भी वैसी ही संभावना जताई जा रही है। कल यानी शुक्रवार को चुनाव आयोग की करीब 45 मिनट तक अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। जिसके बाद अब आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। It is a time for people of India to look at the last 10 years of what Prime Minister Narendra Modi ji has delivered, how deeply he has transformed our country, how he has created a launch pad for India to become a developed nation, and to compare it with the 10 years of the Congress UPA. 25 गारंटियों के साथ हम जा रहे हैं, उसी के आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। और बीजेपी क्या कह रही है? ध्रुवीकरण, विभाजीकरण नीतियाँ, विभाजीकरण नीयत, ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो समाज को तोड़ते हैं। तो देखिए, हर पार्टी, हर नेता चुनाव में अपनी जीत का और विरोधी की हार का दावा कर रहे हैं और इस बीच जो जुबानी जंग है वो भी तेज हो गई है। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। ऐसा इंतजार तो कभी देखा नहीं गया था। इसलिए चुनाव का ऐलान ही मोदी जी को फिर से बनाने के लिए जनता की तरफ से उत्साह भी एक सामने आ रहा है। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर से। बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब में तो चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और वो गुजरात गए हुए हैं और वहाँ पे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 1 फेज में वोट चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट को जो सिचुएशन है कम्प्लीटली फुल्ली पीसफुल डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, हम लोग एक ही फेज में इलेक्शन चाहते हैं। हमारे तो इलेक्शन अभी होने हैं, ये सुनहरी मौका है, करिए पूरी तरह से जमहूरियत यहाँ पे कायम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसके डेट अनाउंस करिए। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे जो साथ है उसका 10 साल पूरा हो गया है और राष्ट्र निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। तो पत्र में परिवारजन कहकर संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने और 10 साल में देश में हुए विकास की चर्चा की है। साथ ही राष्ट्र निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप अपने सुझाव देते रहें। तो देखिए, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और जो भी सरकार के कामकाज है उनकी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर तेलंगाना के बाद आज कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि कल तेलंगाना में भव्य रोड शो भी प्रधानमंत्री का हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखे पत्र में पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया है। इस दौरान केंद्र सरकार के बड़े कदमों का और देश में आए सकारात्मक बदलाव का जिक्र किया। मेरे परिवारजनों के परिवार में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। चिट्ठी में देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पीएम ने लिखा है,
विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत में दौरा है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। इसके साथ ही साथ कर्नाटक भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उनका रोड शो होगा। तेलंगाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, आज उनकी रैली होगी। और कर्नाटक भी जाएंगे, कर्नाटक में भी आज प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है। तेलंगाना के मल्काजगिरी की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला तो उनके सम्मान में फूलों की पंखुड़ियां बरसी। हम हैं मोदी का परिवार, वेलकम मोदी जी और अब की बार 400 पार के पोस्टर लेकर जन सैलाब उमड़ा। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रैली करेंगे, फिर कर्नाटक रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे कलबुर्गी में रैली है। इससे पहले पीएम ने शुक्रवार को कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया था। मतनमथिट्टा और कन्याकुमारी में जनसभाएं की। इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी न्याय यात्रा का आज समापन होना है। आपको बता दें कि मुंबई में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होना है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, जिसका समापन आज मुंबई में होने जा रहा है। तो आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और 14 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी जनवरी में, आज उसका समापन होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस अपनी गारंटी भी जनता के सामने पेश करेगी। राहुल गांधी ने इसी साल 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और आज ये यात्रा 62 दिन के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पूरी हो जाएगी। शाम 6:30 बजे के करीब दादर वेस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि स्थली चैत्य भूमि में राहुल गांधी न्याय यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के वादों का पिटारा खोलेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो देखिए, राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड पर मचे बवाल पर भी खुलकर बोले। उन्होंने ऐसा हमला किया है बीजेपी पर जिससे आने वाले दिनों में सियासत हो सकती है। चुनावी बॉन्ड, सियासी बवाल, राहुल के दावे में कितना दम। राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावी बॉन्ड की स्कीम को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट यानी जबरन वसूली का रैकेट करार दिया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है, हजारों करोड़ रुपए।
आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली लाया गया है और कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। बीती रात कविता को दिल्ली ईडी लेकर आई है और आज दिल्ली में कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन है। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आज बीआरएस की तरफ से राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में घिरी बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को हैदराबाद में 5 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने अरेस्ट किया। उनके 5 फोन भी जब्त किए हैं। देर रात उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया गया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिलकर। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के दौरान के कविता के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ ने तो घर में घुसकर हंगामा किया। के कविता ने हंगामे का जिक्र किया। गिरफ्तारी पंचनामे में ईडी ने लिखा है कि शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास करीब 20 लोग खुद को के कविता का वकील और भाई बताकर जबरन पूछताछ के दौरान घर में घुस आए और हंगामा किया। मांगे जाने पर किसी ने अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया, जिससे एजेंसी की कार्रवाई में देरी हुई। बड़ी खबर और बड़ा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी है। क्या वो आज ईडी के सामने पेश होंगे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 8 बार वो समन में पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आज की तारीख अदालत ने तय की थी। आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज राउस एवेन्यू कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या आज पेश होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए है 8 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है और अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज अदालत में पेशी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल, न्यायालय ने आपकी ये अपील भी ठुकरा दी कि आप न्यायालय में पेश नहीं होना चाहते। अब आपको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा और शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा। दरअसल शराब घोटाले की ईडी जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल एक बार तो सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन ईडी के 8 समन के बाद भी एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने 2 बार राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पहली सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बजट सत्र का हवाला देकर राहत मांगी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 मार्च को पेशी का आदेश दिया था, लेकिन पेशी से बचने के लिए केजरीवाल ने 14 मार्च को सेशंस कोर्ट का रुख किया, जहां कल यानी कि 15 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है और इस ऐलान के साथ ही 24 की रेस की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अगर जमीन पर बात करें तो ये लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। आज हम आपको यानी कि एबीपी न्यूज देश का मूड बताने जा रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के ओपिनियन पोल ने देश की जनता के मूड को समझ लिया है, साफ कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए देश की 543 सीटों का पूरा गणित। तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। ये मोदी की गारंटी है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने टारगेट सेट कर दिया था। पीएम मोदी ने बता दिया था कि मिशन 2024 में लक्ष्य सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाना नहीं है, लक्ष्य है 400 प्लस सीटों के साथ सत्ता में वापस आना। अपने तीसरे टर्म में अब मुझे
आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। देश की सियासी नब्ज को बखूबी समझने वाले पीएम मोदी ने अगर 400 प्लस का टारगेट दिया है तो आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल बता रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार का नारा सही साबित होगा। एनडीए गठबंधन को 2019 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, मगर एनडीए 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल चुनाव के ऐलान से पहले किया गया है। चुनाव तक हालात में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें देश का मूड ये बता रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार तय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में फाइनल पिक्चर क्या है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 366, इंडिया गठबंधन को 156, अन्य को 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए को 13 सीटों का फायदा हो रहा है। 2019 में एनडीए को 353, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को 126, अन्य को 64 सीटें मिली थी। वहीं 2024 में एनडीए को 366, इंडिया गठबंधन को 156 और अन्य को 21 सीटें मिल रही हैं। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए को 13 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि अन्य को 43 सीटों का नुकसान हो रहा है। एनडीए को 13 सीटों का ये फायदा देश के कई सूबों में हो रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 10 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को 1 सीट का फायदा हो रहा है। असम में एनडीए को 3 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में बीजेपी को फायदा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के एनडीए में आने से गठबंधन की सीट बढ़ रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी एनडीए को 2019 के मुकाबले फायदा हो रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में ये भी सामने आया कि देश के उत्तरी हिस्से में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पहले की तरह मजबूत है। 2019 की तरह 2024 में भी कई राज्यों में विपक्ष का खाता भी नहीं खुल रहा है। दिल्ली में फिर एक बार बीजेपी सभी 7 सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। राजस्थान में भी विपक्ष का खाता नहीं खुल रहा है। गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। उत्तराखंड में भी विपक्ष का खाता नहीं खुल रहा है। इन राज्यों में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ही तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो रही है और 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए की सीटों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का टारगेट दिया है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। एनडीए में नए सहयोगी दलों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन सियासी गुणा गणित के बाद भी एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 400 सीटों के टारगेट से पीछे है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन से राज्य हैं जहां पर एनडीए का प्रदर्शन कमजोर है और वो कौन से नेता हैं जो एनडीए को कड़ी चुनौती दे रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, 24 में 400 पार। फिर एक बार सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। अभी चुनाव रणभेरी नहीं बची है, लेकिन पीएम मोदी को जीत का पक्का यकीन है। यकीन इतना है कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का रोड मैप तैयार कर लिया है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ
हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल बता रहा है कि देश में फिर एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन ओपिनियन पोल ये भी बता रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी की लहर कमजोर पड़ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी जहां थी वहीं है, यानी तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी को उतनी ही सीटें मिल रही हैं जितनी 2019 में मिली थी। दक्षिण के राज्यों में हाल आपको बताएंगे, लेकिन पहले राज्यों का हाल जानते हैं जहां एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सीटें घट रही हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को सबसे ज्यादा 13 सीटों का नुकसान हो रहा है। बिहार में नीतीश की वापसी के बाद भी एनडीए को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। पंजाब में 3 सीटें कम हो रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। यानी इन राज्यों में कुल मिलाकर बीजेपी और एनडीए को 28 सीटों का नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। पीएम आज भी दक्षिण भारत में हैं। बीजेपी का पूरा जोर दक्षिण भारत में नए सहयोगी बनाने और सीटें जीतने पर है। बावजूद इसके एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में दक्षिण भारत में बीजेपी को बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 2019 के बराबर सीट मिल रही है। केरल में दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी 2024 में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। तमिलनाडु में भी 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी खाली हाथ नजर आ रही है। हालांकि पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत को मथ रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उसे फायदा हो सकता है। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। पीएम मोदी के चेहरे और अपनी रणनीति के भरोसे बीजेपी 2024 में 400 प्लस सीटों की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक कुछ राज्य और चंद चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी और एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट, महाराष्ट्र में उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के अश्वमेध को रोक रहे हैं। इन राज्यों और इन विपक्षी दिग्गजों के कारण ही एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी 400 प्लस के आंकड़े से पीछे नजर आ रही है। और अब बात दिल्ली शराब घोटाले की, जहां दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आज ईडी के कविता को कोर्ट में पेश करेगी और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद शराब घोटाले में ये तीसरी बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है। के कविता पर आरोप है कि वो शराब व्यापारियों को साउथ लॉबी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच 100 करोड़ के लेन देन में शामिल रही हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल में के कविता की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी हो रही है। हैदराबाद में ईडी की टीम जब बीआरएस नेता के कविता के घर सर्च कर रही थी तो सीन कुछ ऐसा ही था। अंदर ईडी की टीम थी और बाहर बीआरएस के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। ईडी के पंचनामे के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में के कविता के घर पर दोपहर 1:45 पर सर्च शुरू हुई। ये सर्च ऑपरेशन शाम 6:45 तक चला। ईडी ने शाम 5:20 पर के कविता को गिरफ्तार कर लिया। देर रात ईडी की टीम के कविता को लेकर दिल्ली पहुंची। आज दिल्ली में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हैदराबाद में शाम में ही गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 12:20 का समय है जब के कविता को ईडी दफ्तर में, यहाँ पर दिल्ली में ईडी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर लाया गया है। शाम में गिरफ्तारी हुई थी ईडी के द्वारा।
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद के कविता वो तीसरी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। के कविता पर आरोप है कि वो साउथ ग्रुप नाम की शराब लॉबी की मुख्य लीडर थी। इस लॉबी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। पैसों का लेन देन विजय नायर के जरिए किया गया था। अब इन्हीं आरोपों में ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। ये केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था।